Welcome back, guys, in this amazing video of rotational dynamics. We are on to the 8th part right now, and in every part you understood, you learned something new. I hope you are taking proper notes and solving the remaining sums from Marvel from respective topic, respective segment. If not, then please go on and don't forget to solve these sums because यही सम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं इन द CET एग्ज़ाम. ओके, एक बार आपका मार्वल सॉल्विंग ख़त्म होगा देन वी कैन फोकस ऑन अनदर बुक्स, बट मार्वल का सॉल्व होना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज़ मी तुषार मोंडकर वेलकमिंग यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ कैच 25 साइंस अकेडमी टुडे. And in this video we are going to discuss about moment of inertia of regular bodies and principle of parallel and perpendicular axis. Okay, so basically I already told you about radius of gyration for different object. This radius of gyration I told you when it was like this scenario, जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होता है और प्लेन को परपेंडिकुलर होता है. इस टर्म्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आई एम गोना क्रिएट अ डिस्क ओवर हियर. सो लेट अस से दिस इज द डिस्क वी आर टॉकिंग अबाउट. अभी इस डिस्क में क्या हो रहा है, एक सीन हो रहा है कि एक्सिस जो है एक्सिस वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए. Now the center of mass of disk will be at its center somewhere over here. So the axis that I am talking about should pass through its center and it should be perpendicular to the plane passing through it. तो अगर समझो डिस्क के थ्रू मैंने एक प्लेन कंसिडर किया है which somewhat look like this, then this axis should be actually at 90 degree with the plane. क्योंकि देखो एक्सिस में वेरिएशन भी हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी एक्सिस ऐसे देते हैं, तो अगर समझो ऐसे टाइप का एक्सिस है, वी से दैट द एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन. ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये क्या है, पैरेलल टू द प्लेन. परपेंडिकुलर पैरेलल, फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, पैरेलल. सो आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्मॉल थिंग. समझ रहे हो? तो जब भी मैंने आपको रेडियस ऑफ गायरेशन लिख के दिए थे पहले वाले वीडियो में, दे वेर ऑल रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट. जब एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होगा और परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा. सो ऐसे सिनारियो में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और वी से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वी आल्सो डिनोटेड बाय IC. मैं वो IC का वैल्यू कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे नोट डाउन करके लिखता हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिंग or hollow cylinder, so in that particular case the value of your IC will be equals to mr square, क्योंकि रेडियस ऑफ गायरेक्शन का वैल्यू होता है सिंपली r. अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, बोलो, के ऊपर r होता है. अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर की, ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर के लिए जो भी फॉर्मूला होगा वो सेम होगा. सो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, देन योर वैल्यू ऑफ IC विल बिकम ईदर mr स्क्वायर बाई 2 और k का वैल्यू होता है r बाय √2. सेकेंड चीज़ है, अगर समझो हम लोग सॉलिड स्पीयर के बारे में बात करें, तो फॉर सॉलिड स्पीयर दिस वैल्यू बिकम्स 2/5 mr स्क्वायर, as k का वैल्यू फॉर सॉलिड स्पीयर इज √2/5 r. फॉर हॉलो स्पीयर इट इज गिवन एज 2/3 mr स्क्वायर, as k का वैल्यू इज √2/3 r. अभी आपके ये कंसेप्ट तो हो गए, रिंग हो गया, फिर डिस्क हो गया, सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर. देर आर सम ऑल्सो कंसेप्ट लाइक स्क्वायर लैमिना. सो अगर समझो स्क्वायर लैमिना होता है या फिर एक कोई स्क्वायर ऑब्जेक्ट होता है, या फिर एक काम करता हूँ ना, मैं डायरेक्टली रेक्टेंगल का ही आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ. तो समझो आपके पास एक रेक्टेंगल है, तो फॉर रेक्टेंगल द फॉर्मूला, मैं k का वैल्यू नहीं बताऊंगा क्योंकि k का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आप डिटरमाइन कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला IMK स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली IC की बात करेंगे. तो IC इन केस ऑफ रेक्टेंगल, समझो ये रेक्टेंगल है, एक साइड A है और ये साइड B है, और एक्सिस कैसे पास हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, पासिंग थ्रू द सेंटर. तो रेक्टेंगल के लिए इट इज गिवन एज 1/12 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ओके, और अगर समझो यही चीज़ स्क्वायर के लिए होगा ना, तो स्क्वायर में a और b दोनों सेम होते हैं,
तो बी के जगह ए पुट करके अब फाइंड आउट करो वैल्यू क्या होता है स्क्वायर के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो है मुझे आपको बतानी है वो है सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर। तो अगर हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात करें और इसके थ्रू एक्सिस कंसिडर करें लाइक दिस, तो ये अगर ऐसा वाला एक्सिस हुआ ना तो उसका फॉर्मूला होता है mr²/4 प्लस ml²/12। यू नीड टू रिमेंबर दिस स्पेसिफिक फॉर्मूला। ये एक ही फॉर्मूला है जो याद करने में टफ है, बाकी सारे के सारे फॉर्मूला ईजी है। नाउ द थिंग इज दैट व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इज दैट इन ऑर्डर टू डिराइव दिस वी हैव टेकन हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, कैलकुलस की हेल्प ली है। अभी कैलकुलस का प्रोसीजर याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है CET लेवल पे, सो यू कैन इग्नोर द मेथड। नाउ इफ वी कंसिडर thin cylinder or thin rod over here, thin cylinder नहीं thin rod, then I becomes ml²/12 if the axis is passing through its center। अगर यही एक्सिस समझो एंड से पास करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है ml²/3। बट हाउ सर? टू शो you this, I am gonna tell you first two theorems, okay? One of them is known as parallel axis theorem. According to parallel axis theorem, axis passing through any other point is equals to axis passing through the center plus mh square. Okay, ये फॉर्मूला होता है जनरल. ये कौन सा थियरम है? पैरेलल एक्सिस थियरम. दिस इज डन टू शिफ्ट द एक्सिस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन बट पैरेलली. तो समझो, अगर समझो यहाँ पे हम लोग एक सिलेंडर कंसिडर करते हैं, सिलेंडर बोल रहा हूँ, रॉड, एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर रॉड let us say the axis was passing through the center initially. Now you already have the value of this IC, that is ml²/12. But these guys don't want you to keep the axis over here, they want to keep axis at the end. तो अगर समझो अभी रॉड रोटेट हो रहा है तो वो ऐसे रोटेट होगा, करेक्ट? सो इट विल रोटेट अबाउट दिस एक्सिस. बट वॉट हैपन्स अगर आपने इस एक्सिस को शिफ्ट कर दिया टू सर्टन न्यू लोकेशन, दैट इज यू हैव शिफ्टेड इट टू दिस लोकेशन. So what is gonna happen if you do so? So if you do it like that, then it is gonna rotate like this. तो ये ऐसे मूव होगा अबाउट दिस एक्सिस. तो बोलने का पॉइंट समझो कि अबाउट दिस एक्सिस मूव हो रहा है ऐसे. समझा कैसे? ऐसे. तो बेसिकली बोलने वाला पॉइंट ये है कि वंस यू चेंज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन चेंजेस, है ना? And now the new location का moment of inertia will be IO. H is the perpendicular distance between these two axes. In this case it is half that of the length, है ना? So you could write it as L/2. So now what you can do, you can use parallel axis, so that is IO equals to IC plus MH square. IC के जगह you could write ml²/12 plus M into H के जगह you could write L/2 the whole square. So this will be ml²/12 plus ml²/4. So if you solve it further, that means LCM करना पड़ेगा. तो LCM करेंगे ना, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 3 ml²/12 हो जाएगा. So now 12 base common, this will become ml² plus 3 ml². So this will become 4 ml²/12. So that will become actually equals to ml²/3. So this is the moment of inertia. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. और यही ml²/3 हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में भी यूज़ किया था. एट दैट टाइम आई टोल्ड यू, आई विल टेल यू हाउ टू एग्जैक्टली डिराइव दिस इक्वेशन, या फिर कैसे आया, और यहाँ पे मैंने उसको बताया आपको. अभी नेक्स्ट कंसेप्ट, व्हाट आई एम गोना डू इज यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. तो मान के चलो IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY, ये है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम. वेन एवर यू वॉन्ट टू शिफ्ट द एक्सिस परपेंडिकुलरली टू अ न्यू लोकेशन, यू यूज दिस फॉर्मूला. तो मान के चलते हैं हमारे पास ये डिस्क है, एंड डिस्क के सेंटर में डिस्क के सेंटर से वी आर पासिंग वन एक्सिस. लाइक दिस. अभी मुझे ना ये वाला एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं क्रिएट करना है. आई वॉन्ट टू क्रिएट इट अलॉन्ग द डायामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क. सो अभी अगर समझो ये मोमेंट पे मेरा डिस्क ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे,
I don't want it. I want it to rotate like this. So that is why I'm gonna change my axis to this location. As you can see, मैं मेरे एक्सिस को परपेंडिकुलरली शिफ्ट करना है. ये थियरम वर्क होने के लिए आपके तीनों एक्सिस का कॉन्करेंट होना ज़रूरी है. पहली बात तो आपके पास 3 एक्सिसेस होने चाहिए और ये तीनों के तीनों कॉन्करेंट होने चाहिए. कॉन्करेंट मीन्स दे शुड पास थ्रू सेम पॉइंट. अगर समझो ये एक्सिस इस लोकेशन पे होगा तो इवन दो दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दे आर नॉट कॉन्करेंट एंड हेंस आई कैन नॉट यूज देम. वन मोर थिंग, मैं 2 एक्सिस से उसको सॉल्व नहीं कर सकता, तो मुझे एक और एक्सिस इमेजिन करना पड़ेगा. ये भी अलॉन्ग डायमीटर ही है, तो ये भी आई डी हुआ, ये भी आई डी हुआ, ये आई जेड हुआ. एंड आई जेड इज अवर आई सी, दैट इज सेंटर से पास होने वाला. सो नाउ यू कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन टू लुक लाइक दिस. आई जेड के जगह आई सी, देन आई एक्स के जगह आई डी. देखो ये अलॉन्ग एक्स हुआ, ये अलॉन्ग वाई हुआ. सो आई डी प्लस आई डी, सो दिस विल बी 2 times आई डी इक्वल्स टू आई सी. सो आई डी विल बी आई सी डिवाइडेड बाई 2. दैट इज जो भी सेंटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसका हाफ. रिमेंबर दिस पर्टिकुलर लॉजिक एज अ शॉर्टकट. जब भी आपको आई डी फाइंड आउट करना है, आप आई सी का हाफ फाइंड आउट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू दैट यू आर लुकिंग फॉर. फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिस्क आई सी इज एम आर स्क्वायर बाई 2. अगर आप अपॉन 2 करोगे तो आपको आई डी मिलेगा, विच इन दिस केस इज एम आर स्क्वायर बाय 4. लेट्स मूव ऑन विथ सम सम्स नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोना सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 88 from Marvel. What does this particular question does? A rod of length 2 meter has a mass of, तो पहली बात तो L provided है, L is 2 meter, mass 0.12 kg. Its moment of inertia about an axis passing through its one end and perpendicular to the length of rod. So देखो ये रॉड है, रॉड के परपेंडिकुलर, लेंथ को परपेंडिकुलर और वन एंड, मतलब ये हुआ आपका एक्सिस. सो इजंट इट आई एट द एंड वाला कंसेप्ट. सो इफ दिस इज आई एट द एंड वाला कंसेप्ट, देन इट इज एम एल स्क्वायर बाई 3. अभी जस्ट हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, प्रूफ देखा उसका. सो वॉट यू आर गोना डू राइट नाउ इज दैट यू आर गोना पुट एम का वैल्यू दैट इज 0.12, एल स्क्वायर का वैल्यू दैट इज 2 का स्क्वायर अपॉन 3. So this will become 0.12 into 2 का square 4 upon 3. So that will be 0.04 into 4, which is 0.16 as our final answer. Let's move on with the next question. 2 rings have their moment of inertia in the ratio 2:1 and diameters are in the ratio 2:1. Okay, तो मतलब basically moment of inertia का value that is I1 is to I2 is 2:1. Also diameter मतलब D1 by D2. I want you to remember, and always you have to remember this, that diameter and radius obeys same rule या फिर same relation. So D1 by D2 will be exactly equals to R1 by R2. तो ये भी 2/1 हुआ. अभी हमें रेशियो निकालना है मासेस का, that is M1 by M2. रिंग है, एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? ओके, सेंटर से पास होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो मैं आईसी वाला ही कंसिडर करूँगा. सो I1 बाई I2 विल बी इक्वल्स टू M1 R1 स्क्वायर अपॉन M2 R2 स्क्वायर, क्योंकि यही तो आप रिंग का फॉर्मूला है. देखो टेबल थोड़ा पीछे जाते हैं. इफ़ यू सी ओवर हियर, दिखा रिंग का फॉर्मूला क्या है? MR स्क्वायर. सो एज पर द फॉर्मूला गिवन, एज पर जो भी कंसेप्ट सिखा है वही कंसेप्ट ऑबे कर रहा हूँ यहाँ पे मैं. सो अभी क्या होगा? M1 बाय M2, तो लेट अस राइट देम सेपरेटली इंटू R1 बाय R2 द होल स्क्वायर. तो M1 बाय M2 विल बी इक्विवेलेंट टू, अच्छा बट अपने को M1 बाय M2 निकालना है. I1 बाय I2 इज 2/1, यहाँ पे M1 बाय M2 हो जाएगा. R1 बाय R2 का स्क्वायर दैट इज 2/1 का स्क्वायर, तो 4/1. सो यू कुड सॉल्व इट लाइक 2 1 जा 2 2 जा 2 वो साइड आके अपॉन में चला जाएगा. So we will get M1 by M2 as 1:2 as our final answer. And that's it for this particular video. Oh, no, that's it for this particular sum, or sums karne hain. Sorry about that. The moment of inertia of a thin uniform rod of length L and mass M about an axis passing through a point at a distance of L by 3 from one of the end and perpendicular to the rod. ये directly end वाला axis नहीं पूछ रहे हैं. क्या किया है उन्होंने कंसिडरेशन देखो. सो ओवर हियर वी आर गोना कंसिडर अ रॉड. सो दिस इज द रॉड वी आर टॉकिंग अबाउट.
Okay, this is the rod. Now through this particular rod, what we are gonna do is that we are gonna pass axis through its center. Okay, done. So this particular x, already you know that it is ml square by 12. Now they want to pass another axis at a distance of L by 3 from the end. So say this is the end. So end say L by 3 distance pe. So we could draw it like this. This is L by 3. And then this is the new axis through which they want us to find out moment of inertia. But in order to find out moment of inertia, you first need to understand whether the axes are parallel or perpendicular. It is quite evident that these axes are parallel. But the issue is now is that we need to find out perpendicular distance between these two axes, which is very difficult for us to find out. Now, how can I find out the distance between these two axes? You know that the total distance from one end and the center of the rod is actually L by 2. So this remaining h will be actually L by 2 minus L by 3. Try to solve it and you will get L by 6 as final answer. So now what you are gonna do, you are gonna write I as equivalent to parallel axis theorem. Let's do it. So IO will be equals to I plus MH square. Now see what is gonna happen next is that I'm gonna put IC, center wala to already you know, right? So it is equals to ML square by 12 plus M into H. H is now L by 6. So you are gonna write L by 6 the whole square. Correct? So now let us try to solve it further. So in order to solve it further, I'm gonna copy the same thing over here. Now you can solve it like this. ml square by 12 plus ml square by 6 ka square is 36. Now what we can do is that we can multiply this by 3 in order to make it like common denominator. So 36 यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 ml square plus ml square by 36. Now what is gonna happen? 36 common, so you will get 4 ml square. So if we solve it further, you will get ml square by 12 as the final answer. So this is the final answer that we are getting. So let me check whether we are getting correct answer or not, because we are getting the exact same answer that we got over here, है ना? I think we have done some calculation mistake. Let me solve it again. अरे हाँ, like 4 ones are 4 nines are. So the correct answer will be ml square by 9. I was worried why, because at the center of axis we have ml square by 12, and after calculation I was getting ml square by 12 for this axis also. So moment of inertia was same for two different axes, which is not possible. So that's why I need to verify my calculation. तो आप भी अगर ऐसी गलतियाँ कर रहे हो तो आपको भी वेरीफाई करना आना चाहिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर. तो पहली बात तो सॉलिड स्फीयर फटाफट सॉल्व करते हैं इसको. I will be 2/5 mr square of radius r and density rho about its diameter. तो about its diameter मतलब देखो स्पीयर का जो सेंटर है वही उसका डायामीटर से पास होता है. सो ID इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू IC फॉर स्पीयर. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायामीटर. नाउ मास फॉर स्पीयर विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ स्पीयर? Yes, it is exactly correct, 4/3 pi r cube. So once you do little bit adjustment, 4 2s are 8, 3 3s are 6, 3 3s are 9 into rho into r raised to 5. This is what we are getting. Okay, I have done a little bit mistake. So यहाँ पे अपना 5 है ना calculation में. Over here we have 5. So this will be 5 3s are, that is 15. So 8/15 rho r raised to 5, pi remains, and that will be option C. So we are done with this question. Let's move on
with the next question, that is question number 108 from Marvel. Now, as you can see over here, there is a disk, and what you are gonna do is that you are gonna remove some part of the disk, and they are asking what will be the new moment of inertia. Let's say initial moment of inertia was mr square by 2, and you are removing 1/4 part of the disk. So the remaining mass of the disk is m dash will be equals to old mass, that is total mass, minus 1/4 part remove किया ना आपने, तो m/4 remove हो गया, so that will be equals to 3m/4. So what will be new moment of inertia? It will be m dash into r square. नया वाला mass, instead of m dash you could write 3m/4 r square. So the 3/4 mr square will be your final answer. But as you can see that it is not given, so that means somewhere along the line I have made a little bit mistake, and now it's my goal, it's our duty to find it out कि exactly mistake कहाँ पे हो गया है. So what we did, we removed some part of the disk, correct? And then after that, once we remove this disk, then okay. Oh shit. This is the mistake I made. New moment of inertia will be half mr square ना. It's not mr square, just mr square. mr square होता तो वो ring होता. So this would be mr square by 2. So this will be m dash r square by 2. So there is 1/2 extra. So that will become 3/8 mr square. So the correct option is option C. Now once this is over, let us solve this last question from the video. A solid cylinder has mass m, radius r and length l. Then the moment of inertia for that solid cylinder when axis passes through the center and perpendicular to axis. मतलब ये वाला केस हो गया. मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बोला था कि इसका फॉर्मूला याद रखो, that I in this case is mr square by 4 plus ml square by 12. That is option D is the final answer. I hope you have enjoyed this particular video. Don't forget to click on the like button. We will meet in the next video with more energy, with more concepts. तब तक के लिए bye bye, take care.